नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों के आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो यह है अर्धचालक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धचालक यह उपधातुओं का गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्डिहाइड में कार्बनिक यौगिकों के नाम प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो ये होते हैं कॉपर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। Cu यानी कि कॉपर के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 2.2 से 2.4 तक इसका होता है। तो नींबू का पीएच मान लगभग होता है 2.2 से 2.4 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ये होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिश्रण का निर्माण तत्वों के संयोग से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो ये होगा 448 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 448 मिलीलीटर 0.202 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिसमें कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथोलॉपी में परिवर्तन होता है, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ये तीनों यह रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या पर निर्धारित होती है? तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या पर किसी आवर्त सारणी में किसी तत्व में स्थिति और मौजूद उसकी आवर्त संख्या पर निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये फाइलेरिया रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फाइलेरिया रोग यह मच्छरों द्वारा फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में यदि मेढक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो यह मीसोसेमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
मीसोसेमी जो है सदस्य का जो है यह छुई मुई का पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, इस दोनों ने जो है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का जो है पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो यह रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस जो है यह केब रोग का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये होते हैं जल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल द्वारा जो है हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो है स्थानांतरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1954 में जो है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा था? निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? तो ये अनीता देसाई ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनीता देसाई ने जो है इन कस्टडी उपन्यास जो है लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सितार से जो है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश के शासन काल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त वंश के शासन काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ये 90 दिनों के भीतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा जो है किसी भी विधेयक को जो है पारित किया जाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो यह 74.04%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 74.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह यान मार्टोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यान मार्टोल ने जो लाइफ ऑफ पाई नामक जो है उपन्यास लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना
और उसकी रक्षा करना क्या है? तो यह मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संपूर्णता और एकता और अखंडता को बनाए रखना यह जो है मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था इंटर समिति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटर समिति का जो है गठन जो है 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच करने के लिए जो है गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ये कंपनियों के निवल आय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनियों की निवल आय पर जो है यह निगम कर जो है लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेबी कृपलानी जो है यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट किस आधार पर सृजित करते हैं? वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट किस आधार पर सृजित करते हैं? तो ये करते हैं अपनी जमा के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी जमा के आधार पर जो है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट जो है सृजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आयात निर्यात से अधिक हो उस समय जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह 12 महीने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 महीने के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है लोकसभा की अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो ये थे याह खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। याह खान जो है बांग्लादेश के मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो ये रखता है सेबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है नियमित रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अब औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है औद्योगिक विश्व विज्ञान दिवस जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से जो है भारत के कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था हड़प्पा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल जो है खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। मुद्रास्फीति जो है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो है शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है? तो ये काली मिट्टी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की जो है अधिकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये चाय फसल के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। चाय फसल के लिए जो है पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो होती है तांबा और जस्ता, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीतल में जो है तांबा और जस्ता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना इसलिए आवश्यक है कि थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे को ठंडा किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी कमरे को ठंडा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोलक की कला विधि जो है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्योंकि क्लोरीन के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरीन के कारण जो है खारे जल के तालाब में जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन होने के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश अनुवर्तन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश अनुवर्तन जो है प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो है पौधे में होने वाली गति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये ब्याज दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्याज दर जो है यह एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।